नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पते की एक बार फिर से लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि बात पते की होगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। इस वक्त मामला काफी तूल पकड़ रहा है। मामला है समाजवादी पार्टी के लीडरों का, क्योंकि इस वक्त अतीक के परिवार वालों से उनकी मुलाकात हो रही है। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की लीडर अतीक की बेटी के घर जाती हैं और उनके भाई यानी अबान की मौत का दुख जताती हैं और सांत्वना जताने का काम करती हैं। ऐसे में बीजेपी जहां सवाल पूछ रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी ने हमेशा से माफियाओं का साथ दिया है, और इसी वजह से एक बार फिर से वो अतीक अहमद के घर पहुंची जहां पर उनकी बेटी रहती हैं और अबान की मौत का दुख जताया है। क्या माफिया शब्द उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा बनेगा विधानसभा चुनाव में, और कहीं रैली के अंदर भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से माफिया शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि माफिया शब्द का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है और विधानसभा चुनाव में भी इस शब्द का इस्तेमाल बखूबी होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ कट्टरपंथियों को वोट बैंक पाने के लिए, यानी कुछ कट्टरपंथियों के वोट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है? आज इन्हीं सवालों को जानने की कोशिश करेंगे राम जी से। राम जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप जुड़ रहे हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। क्या कहेंगे सर? क्योंकि देखिए, सवाल तो मैं पूछूंगा लेकिन जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त पचड़े में फंस गई है। एक तरफ आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात की जाती है, वो आजम खान जो कि कई मामलों में दोषी हैं, और सवाल ये है कि अगर आजम खान को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो क्या तमाम पुलिस वाले उनके साथ नहीं झुकने का काम करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि अतीक के घर पहुंचा जा रहा है जहां पर उनकी बेटी रहती हैं, और सांत्वना व्यक्त की जा रही है अबान की एक्सीडेंटल मौत पर। क्या लगता है आपको कि क्या समाजवादी पार्टी खुद ही फंस गई है? और समाजवादी पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो समाजवादी पार्टी को लेने के देने पड़ सकते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। समाजवादी पार्टी को इस मसले में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। वो अति उत्साह के साथ, उनको ये भ्रम है कि अगर अल्पसंख्यकों को साधना है तो जो अतीक और उनके परिवार के लोग हैं, जिनका कि सीधा संबंध गैंग से था, लूटपाट से था, हत्याओं से था, और जिनको अगेंस्ट इतने सारे केसेस थे, उनके जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी का आरोप ये है कि जो आदित्यनाथ जी ने उनको जानबूझकर मरवाया। पर ऐसी बात नहीं है। पुलिस वालों के ऊपर अगर आप आक्रमण करेंगे, गोली चलाएंगे, तो सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? उनको कानूनी इस तरह का अधिकार प्राप्त है। अब रहा सवाल ये कि इनके प्रति इतना प्रेम जागृत करना आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ सीधा है, वो वोट की राजनीति। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये उनकी लगता है मजबूरी है कि कुर्सी से उनका इतना ज्यादा मोह हो गया है बबुआ का और पपुआ का, कि वो किसी भी कीमत पर साम दाम दंड भेद उल्टा सीधा जो भी हो वो करके कुर्सी हथियाना चाहते हैं। अब कुर्सी क्यों हथियाना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन संपदा, ब्लैक मनी कमाने के लिए। और वो क्यों करते हैं ऐसा? इसीलिए उनके यहाँ जितना भी प्रशासकीय व्यवस्था है, उनमें चाहे कलेक्टर हो, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे पटवारी हो, सबके घर अगर आप देखेंगे तो उनकी आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति पकड़ में आई है। पुलिस वालों का तो हाल ये था कि उन्हें जब समाजवादी पार्टी का राज था, तब खुलेआम जो है गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, ये सब जो है उनका सीधा थाने से उनका संरक्षण होता था। वो गरीब लोगों को लूटते थे, जहाँ चाहे जैसी उल्टे सीधे काम करते थे। महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं निकल पाती थी, और हफ्ता वसूली एक आम चर्चा हो गई थी। वो सब इस नई सरकार में बंद हो गई। लोग सुख और शांति का जो सांस लेने लगे। अब जो है विकास का रास्ता खुल गया, तो उनको अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब जी हुजूरी में गुंडे बदमाश उनके चारों तरफ खड़े रहते थे। और यही एक कारण है कि फिर से वो चाहते हैं कि यूरोप में, वहां पर यूपी में गुंडे बदमाशों का वर्चस्व बन जाए, जिससे कि उनको कुर्सी मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। आज का मतदाता बहुत चतुर हो चुका है, और वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आज शांति प्रिय देश के रूप में रहना चाहता है। और आज सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है इस्लामिक वर्ल्ड में भी जहां सबसे सुरक्षित अगर कोई मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग हैं तो एकमात्र भारत में है। यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ कानून व्यवस्था चलती है। अब उदाहरण के लिए एक छोटा सा किस्सा है।
वो है आपके कॉकरोच पार्टी के नेता का। अब कॉकरोच पार्टी के नेता बिल्कुल चले तो आए, उधम तो मचा दिया उन्होंने, काफी हल्ला मचा दिया। धर्मेंद्र प्रधान के उन्होंने तात्कालिक जो परिस्थितियां थी जी उसका लाभ उठाकर उनसे त्याग पत्र ले लिया। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे और यहाँ से अमेरिका वापस जाने लगे तो उनको सीधा का सीधा एयरपोर्ट पर रोक दिया गया कि जब तक वैधानिक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती आपके विरुद्ध जो मामले हैं वो तब तक आप भारत छोड़कर नहीं जा सकते। अब सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ राजनीति कभी भी कानून और व्यवस्था के ऊपर आज की तारीख में हावी नहीं हो सकती है। और ये चूंकि सवाल ये है ना कि देखिए राम जी, जो कानून तोड़ता है विपक्षी पार्टी उसके साथ ही लग लेती है। अब आप देखिए ना, जब हम अतीक की बात कर रहे हैं, अतीक के बेटों की बात कर रहे हैं, तो अभी शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, वो अपने बेटे की मौत पर भी नहीं आती है और उसके खिलाफ कई मामले शामिल हैं और हम देख रहे हैं कि एफआईआर तक दर्ज हैं। लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि देखिए शाइस्ता को कभी भी पकड़ा जा सकता है, अभी वो बुर्का पहन के इधर उधर घूम रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी या बावजूद उसके अतीक अहमद के घर जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला है, वो जो घूम फिर रही है उसके लिए पूरा संरक्षण समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं जो कि अतीक जैसे गुंडागिर्दी करा करते थे, हफ्ता वसूली करा करते थे, जो उनके विरुद्ध बोलता था उसका मर्डर कर देते थे। वो गैंग अभी भी जमीन के अंदर घुसकर किसी तरह से अंडरग्राउंड होकर वो काम कर रही है। और किस तरह का काम कर रही है? अपने आकाओं को बचाने के लिए। लेकिन अब जब से जमीन का, उनकी संपत्ति का हिसाब किताब होने लगा, तब से जो है उनमें खलबली मच गई। आजम खान का ही आप किस्सा देख लीजिए। समाजवादी पार्टी उसको गृह मंत्री बनाने की क्यों घोषणा कर रही है? क्या वो ये चाहती है कि अगर उनको गृह मंत्री बना दिया जाएगा तो उनको फिर से वही हफ्ता वसूली चालू हो जाएगी, गैंग वार शुरू हो जाएगी और लूट खसोट और हफ्ता वसूली के कारण जो है अराजकता फैल जाएगी यूपी में? अगर वो ये चाहते हैं तो उनकी ये घोषणा को कोई भी पसंद नहीं करेगा। निश्चित मानिएगा कि अगर समाजवादी पार्टी के जो जमीन से बिल्कुल साफ होने का अगर कोई कदम है तो ये है कि वो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, जिसके ऊपर जो है इतने मुकदमे हैं, इतने अवैध कब्जे कर रखे हैं। उसने जो यूनिवर्सिटी बनाई है अवैध जमीन पर बनाई है, उसमें अगर गहराई से देखा जाए तो वहां से निकलने वाले लोग कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर गहराई से अंदाजा लगाया जाए तो ये सब आईएसआई के एजेंट हैं, विदेशों में जो डीप वेब काम कर रही है, जो जिस तरह से जॉर्ज सोरोस का एक फार्मूला काम कर रहा है, क्योंकि ये भारत के दुश्मन देशों का और विशेष करके लेकिन राम जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत के दुश्मन देशों के साथ ये लोग लगे रहते हैं। जैसे कांग्रेस जनता पार्टी का जो आंदोलन था हमने देखा, उसमें कई अराजक लोग थे, क्योंकि वो छात्रों का आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहां पर दिल्ली का गैंगस्टर या तमाम लोग घूम रहे हैं तो कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी यही सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी भी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती है, और क्या कुछ कट्टरपंथियों, कुछ मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए ही वो ऐसा कर रही है? क्योंकि देखिए अली जब जेल से बाहर निकलता है अबान की मौत के बाद कितनी बड़ी भीड़ रहती है, वहां पर योगी के खिलाफ नारे भी लगाए जाते हैं, 5 से 6 हजार लोग होते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी उसी वोट बैंक के चक्कर में ये सब कर रही है और इतनी निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है? देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो प्रारंभिक दिनों से स्टार्ट इन्होंने किससे किया था? इन्होंने जो है समाजवाद से किया था। इन्होंने जयप्रकाश के सिद्धांतों का अनुमोदन करने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ उनकी जो है मान्यताएं बदलती गई हैं। उस इतिहास से, उस नैतिकता से उनको कोई भी लेना देना नहीं है। जन कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं है। परिवार कल्याण के अलावा जातिवादी का लाभ उठाकर ये लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से यही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। अब आशा की बात देख लीजिए, बुर्का पहनकर वो जा रही है। निश्चित रूप से ये समाजवादी के शीर्ष नेताओं को पता होगा कहाँ है, और उन्होंने जानबूझकर अपने सोर्सेज का उपयोग करके उसको छुपा रखा है। और अगर इनसे जिन पर शंका है उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी तो आपको पता लगेगा उसके कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम इनके नेताओं के साथ होंगे। और यही कारण है, अंततः भारत में किसी अपराधी का छुपना इतना आसान नहीं है। अब रहा प्रश्न ये कि इन सब एक्टिविटीज का क्या इनको लाभ मिलेगा राजनीतिक? कतई नहीं मिलेगा। अगर
इस ख्वाब में वो जी रहे हैं कि इससे वो राजनीतिक लाभ उठा लेंगे, तो उनकी गलतफहमी है। और सबसे ज्यादा उसको उजागर करने के लिए अब तो मायावती ने अपने भतीजे को भी आगे कर दिया है। वो देखिए ना, इस तरह से वो अंकल जी बोलकर इनको जानबूझकर डिप्लोमेटिक भाषा में जवाब दे रहा है। और ये सिद्धांत अब आप मानकर चलिए कि आप कितने भी उल्टे सीधे काम कर लें, वोट कमाने की हरकतें कर लें, लेकिन आज का मतदाता इन चीजों से प्रभावित नहीं होने वाला है। हाँ, आप हिंसा भड़का सकते हैं, आप दंगे करवा सकते हैं, कुछ नेताओं की हत्या करा सकते हैं। लेकिन राम जी, एक सवाल और था, क्योंकि देखिए मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी आगे है। अतीक अहमद का समर्थन करना या अतीक अहमद के बेटों का समर्थन करना मुस्लिम वोट बैंक को पाना ही है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर भी चल पड़े हैं, तो अगर उन्होंने एक तरफा ही एक मुश्त होकर मुसलमानों के लिए खुलेआम बोला, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी हिंदुओं को साधने को लेकर? क्योंकि जो दाग हिंदुओं को लेकर समाजवादी पार्टी के दामन पर लगे हैं, नरसंहार हुआ, मारा गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर सवाल उठेंगे। इसलिए अतीक अहमद के घर समाजवादी पार्टी के मुखिया ना जाकर पल्लवी पटेल को भेजा जाता है, समाजवादी पार्टी के लीडर पहुंचते हैं। तभी तो वहां के मुख्यमंत्री ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। और अगर इकट्ठा रहेंगे तो जी, वो जो है स्वतंत्रता पूर्वक संवैधानिक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अब जितने भी मुद्दे पपुआ और बबुआ ने उठाए हैं, उनका कोई मायने नहीं है, क्योंकि लोगों की आंखें सामने दिख रहा है विकास क्या होता है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय का जो इजाफा हुआ है और जो सरकार की नीतियां हैं उससे जो लाभ हुआ है, वो ना तो हिंदू देखकर हुआ है, ना मुसलमान देखकर हुआ। अपराधी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो पुलिस पर आक्रमण करता है तो एनकाउंटर में मारा जाता है। और वहां के मुख्यमंत्री तो सीना ठोक कर खुलेआम कह रहे हैं कि अब जो महिलाओं के लिए दुर्व्यवहार करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज या यमदूत उसका इंतजार कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसके बाद तो समझ जाना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल अगर गुंडा और मवालियों का साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको जमींदोज कर दिया जाएगा। और जमींदोज करने के लिए अब तो उनका नाम जो है बुलडोजर बाबा जो रखा गया है कुछ मायने में, और कई लोगों को लगता है ये गलत है, लेकिन गलत काम अभी तक जो हुए हैं उनको सही करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। और उस कदम की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। आज की तारीख में आप आदित्यनाथ को कहीं भी भेज दीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हर एक कोई उनकी तारीफ करेगा। और ये जो डबल इंजन सरकार की बात कही गई है, हालांकि मैं इस राजनीतिक मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हाँ एक बात जानता हूँ, मैं मतदाताओं की नब्ज को अच्छी तरह पहचानता हूँ और उसके हिसाब से आज की स्थिति में जो कोई भी आतंकवादियों को संरक्षण देगा, गुंडे मवालियों को संरक्षण देगा, उसका राजनीतिक भविष्य शून्य है। और जो जन कल्याण की बात करेगा, विकास की बात करेगा, संवैधानिक सुरक्षा की बात करेगा, जो कानून और व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करेगा बल्कि उस पर कार्रवाई करेगा, तो निश्चित रूप से उसका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। अब इन मापदंडों के हिसाब से कौन फिट होता है, कौन फिट अनफिट नहीं होता है, वो समय लद गया जब जो है राजनीतिक दल हो हल्ला करके और किसी तरह से अपनी आवाज उठाकर और जनता को धोखे में रखकर चुनाव जीता करते थे, वो समय लद गया। अब कांग्रेस पार्टी का ही आप देख लीजिएगा, और जो उसने जैन जी को भड़काने की कोशिश की थी, कांग्रेस पार्टी ने काफी पहले प्रयास कर लिया था। उनके नेताओं ने क्लियर कट कहा था कि अगर हम 15 में अगर प्रधानमंत्री होता तो चीन को 100 किलोमीटर दूर 15 मिनट के भीतर भेज देता। अब इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? और जैसे ही वहां देखिए इस तरह की बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को ले डूबी हैं। खैर, जनता ये फैसला लेगी कि आगे आने वाले समय में जनता क्या करती है 2027 में। राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े और आपने इतनी बातें हमारे दर्शकों को बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही डुबोने की कोशिश कर रही है। आगे आने वाले समय में आप पर सब फैसला है कि आप आखिर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे, खास मेहमान होंगे और बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।